Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about section 24 which tells us कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक है. In a previous video we have seen that when a supplier is liable to get itself registered under GST. ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो हमारे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम है. इसके बाद भी हमें जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. वो ये सारे केसेस हैं. और हम इसके साथ सेक्शन 24 के साथ कुछ जहाँ पे भी रेलेवेंट होगा वहाँ पे सेक्शन 23 को भी देख लेंगे. सेक्शन 23 में क्या बताया गया है? सेक्शन 23 में हमें बताया गया है कि कहाँ पे ऐसे केसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया है. ऐसे केसेस मेंशन्ड है जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की आती है कि नहीं आती है. वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है. तो जहाँ पे भी सेक्शन 24 में ऐसे केसेस आएंगे कि हमें सेक्शन 23 का डिस्कशन करना पड़ेगा तो वो हम अभी यहीं पे आपके साथ कर लेंगे सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर पिक्चर कि हमें कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और कहाँ पे नहीं है. ठीक है. फर्स्ट इसमें देखते हैं कि कोई पर्सन है जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. लेकिन इसके लिए सेक्शन 23 में एक एग्जेम्पशन मेंशन्ड है कि कोई पर्सन है और वो किस में डील करता है. वो सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है. लेकिन किसकी सप्लाई कर रहा है? वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की. और सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो एप्लीकेबल हो जाएगी और उसे रजिस्ट्रेशन कराना तभी कंपलसरी है जब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होगा उसका एग्रीगेट टर्नओवर. थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्या है? ₹10 लाख है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा और ₹20 लाख इन केस ऑफ अदर स्टेट्स. ठीक है. तो अगर कोई पर्सन है वो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, किसकी करता है? सर्विसेज की करता है. तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी और उसे रजिस्ट्रेशन कराना तभी कंपलसरी है जब वो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा सप्लाई करता है. और अगर वो किसका सप्लायर है? वो गुड्स का सप्लायर है. वो जो सप्लाई कर रहा है वो गुड्स कर रहा है. और कैसे गुड्स सप्लाई कर रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स से अप्लाई कर रहा है जो कि हाथ से बनाए जाते हैं, क्राफ्ट पर्सन बनाते हैं. हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर नोटिफाइड गुड्स कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं वो वाले गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जहाँ से वो अपनी सप्लाई कर रहा है या सप्लाई करना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. लेकिन इसके लिए भी सेक्शन 23 में हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है कि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो किस में डील कर रहा है? वो उन गुड्स में डील कर रहा है जो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं या फिर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है. ऐसे गुड्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी तभी होगा जब वो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा का उसका एग्रीगेट टर्नओवर होगा. नेक्स्ट देखते हैं कि कोई पर्सन है हु इज़ रिसीविंग सप्लाईज और वो कैसी सप्लाई रिसीव कर रहा है जिसके ऊपर RCM है, मतलब कि उसे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है या कम है हमारी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से. इसके लिए सेक्शन 23 में कोई भी एग्जेम्पशन मेंशन नहीं है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर को अभी हम होल्ड पे रखते हैं. इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के अभी 2 पॉइंट्स और आएंगे तो हम सबको एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 24. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई पर्सन है जिसको क्या करना है? TDS डिडक्ट करना है या टैक्स डिडक्ट करना है. किसके अंदर? सेक्शन 51 के अंदर करना है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. इसके लिए एक पॉइंट हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि इफ़ कोई पर्सन है वो पहले से रजिस्टर्ड था GST में, कोई पर्सन है वो पहले से GST में रजिस्टर्ड था लेकिन जब सेक्शन 51 आया TDS काटने के लिए तो उसे फिर से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम
कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो सप्लाई करता है, हाँ कोई पर्सन है, उनका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, तो फिर जो एजेंट है वो सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 24। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल में वो तो लिमिट से कम है तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा, वो एजेंट ऐसा नहीं कह सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर हम देखते हैं ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला पॉइंट है तो इसको भी अभी होल्ड पे रखते हैं। ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला 3 पॉइंट हमने होल्ड पे रख दिया। ई कॉमर्स का हम लास्ट में अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी पर्सन हु इज सप्लाइंग OIDR, OIDR मतलब क्या होता है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, कोई सप्लाई कर रहा है, कहाँ से सप्लाई कर रहा है, आउटसाइड इंडिया से सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, टू अ पर्सन इन इंडिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। कोई OIDR वाला पर्सन है जो प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर जो OIDR वाला पर्सन है उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर कोई ISD है, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके यहाँ से एग्रीगेट टर्नओवर उसका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है कम है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लिखते हैं कि कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब हम अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने अभी होल्ड पे रखे थे, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट था कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो गुड्स या सर्विस में डील करता है अदर देन सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ये वाला पॉइंट है कि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो उसको जो है टैक्स पे करना है, किसके अंदर करना है, 9 सब सेक्शन 5 के अंदर करना है, तो उसे जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फिर हम देखते हैं कि कोई पर्सन है जो क्या करता है, TCS उसे काटना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है और उसे TCS काटना है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई सप्लायर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाईज कर रहा है, ठीक है, तो उसे भी क्या अदर देन 9 सब सेक्शन 5 वाली सप्लाईज कर रहा है। ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, कोई सप्लायर है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहा है अदर देन 9 सब सेक्शन 5 वाली, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के लिए एक एग्जेम्पशन दे दी गई है, किसमें दे दी गई है, सेक्शन 23 में, कि जो सप्लायर है अगर वो सर्विसेज में डील कर रहा है तो लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट वाला पॉइंट है वो वैलिड होगा और उसे रजिस्ट्रेशन लेना तभी कंपलसरी है जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा उसका एग्रीगेट टर्नओवर होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ₹10 लाख और ₹20 लाख वाली, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ सेक्शन 23। वो हमें क्या बताता है, दैट पर्सनस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वो हु आर द पर्सनस, कौन से ऐसे पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो इस सीरीज़ में पहला पॉइंट है पर्सनस एंगेज्ड exclusively in supplying goods or services or both not liable to tax or wholly exempt for tax। ऐसे persons जो उन गुड्स में डील करते हैं या उन सर्विस में डील करते हैं जिसपे जो एग्जेम्प्ट हैं, किससे एग्जेम्प्ट हैं, GST से ही एग्जेम्प्ट है, GST के परव्यू से ही बाहर हैं और वो सिर्फ ऐसे गुड्स में, एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड्स में या एक्सक्लूसिवली ऐसे सप्लाई में डील कर रहे हैं तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एक पर्सन है A, वो किस में डील कर रहा है, वो सिर्फ पेट्रोल का सप्लायर, वो सप्लाई करता है, पेट्रोल सप्लाई करता है। सिंस पेट्रोल इज़ अ नॉन टैक्सेबल गुड्स, वो जो है GST के परव्यू से बाहर है और जो मिस्टर A है वो सिर्फ इसी में डील करता है, तो एज पर सेक्शन 23 मिस्टर A को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन लेने से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, किसकी सप्लाई कर रहा है, जो भी वो कल्टीवेट करता है लैंड से, तो जो उसको प्रोड्यूस मिलता है उस लैंड से उसकी सप्लाई कर रहा है, तो वो GST में रजिस्ट्रेशन करवाने से एग्जेम्प्ट है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन जो GST में दी गई है उसमें लिखा गया है कि एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन में कौन आएगा, इंडिविजुअल हो, या तो वो इंडिविजुअल हो या तो वो HUF हो, इंडिविजुअल हो या HUF हो,
और वो क्या करता है, वो अपने फैमिली के या फिर ओन लेबर से या फिर सर्वेंट्स वेजेस पे रख के इन तीनों लोगों से मिला के कल्टिवेशन ऑफ लैंड करता है, तो ही उसे ये सेक्शन 23 की एग्जेम्पशन मिलेगी और फिर उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा है, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज। कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे कुछ सप्लाई करता है जिस पे आरसीएम है, तो उससे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये पॉइंट है कि ओनली, यहाँ पे ये देखने वाला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो ओनली होना चाहिए, वो सिर्फ उन्हीं गुड्स में डील कर रहा हो, उसी गुड्स में डील कर रहा हो जो आरसीएम के बेसिस में, लेकिन इसके अलावा वो किसी और गुड्स में डील कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू ₹20 लाख। ये पॉइंट है जो हमने सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग देख लिया था कि कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, वो कैसी सप्लाई कर रहा है, वो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, तो फिर उसे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। कब तक नहीं करवाना है, जब तक उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट भी वही वाला है कि कोई इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, किसकी कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कर रहा है या नोटिफाइड गुड्स की कर रहा है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, तब तक नहीं करवाना। वो एग्जेम्प्ट रजिस्ट्रेशन कराना से जब तक कि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहता है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है, जब तक कि हमारा एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से कम रहता है टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई पर्सन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाली, तो फिर उसे भी जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सारे ऐसे केसेस जहाँ पे एज पर सेक्शन 23 हमें रजिस्ट्रेशन कराने से क्या हुआ है, एग्जेम्पशन मिली है। गवर्नमेंट ने हमें एग्जेम्प्ट कर रखा है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, हमें कोई भी कंडीशंस नहीं देखनी है, ना हमें सेक्शन 22 की कंडीशंस देखनी है, ना हमें सेक्शन 24 की कंडीशंस देखनी है। अगर हम सेक्शन 23 में मैंशनड है, हमारा केस मैंशनड है, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ओके, मूव फॉरवर्ड और हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई। हमें कहाँ किस प्लेस पे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है कि पर्सन्स हु आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो हमने देखा था पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला, और सेक्शन 24 विच वॉज रिगार्डिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स में जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है जहाँ से वो अपनी टैक्सेबल सप्लाई करता है। और कब तक कराना है, विथ इन 30 डेज। कब तक कराना है, विथ इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है तो उस डेट से विथ इन 30 डेज उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे भी इन एवरी स्टेट इन विच ही बिकम्स सो लायबल, जहाँ से वो अपनी टैक्सेबल सप्लाई करता है वहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी पड़ेगा। और कब तक लेना पड़ेगा, ये पॉइंट अलग है इसमें। एटलीस्ट 5 डेज, कहाँ पे, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने से एटलीस्ट 5 डेज पहले किसको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, CTR टैक्सेबल पर्सन, CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सन हु मेक सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, कोई सप्लाई करता है तो फिर जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगी, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगी, वहाँ पे उसको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा, विथ इन 30 डेज। ये सेम है फर्स्ट वाले की, विथ इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। Okay, let's move further to our next topic of voluntary registration and UIN। ये छोटे छोटे से 2 कंसेप्ट हैं जो हमें दिए हैं, तो अभी हम उसको पढ़ लेते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जब भी पर्सन्स जो सेक्शन 22 और 24 के अंदर लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर
दूसरा हमारा कंसेप्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN। कुछ नोटिफाइड एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की या फिर कुछ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको UIN इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? ताकि जो ये टैक्स पे कर रहे हैं ये उसका जो है बेनिफिट ले सकें। ये जो टैक्स पे कर रहे हैं इसके लिए इनको UIN कहते हैं, लेना इशू किया जाता है। UIN के लिए इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, UIN के लिए इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, बल्कि इनको सिंपली जो है एक UIN इशू कर दिया जाता है जिससे ये इन्होंने जो टैक्स पे कर रखा है वो उसका क्लेम रिफ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर जो एप्लीकेंट है वो अपनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल कर देता है विथिन 30 डेज़, विथिन 30 डेज़ कहाँ से देखना है? उस डेट से देखना है जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है और वो 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर देता है तो फिर उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी जिस दिन से उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई थी। इफेक्टिव डेट इज़ द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो आफ्टर 30 डेज़ होती है तो फिर जो है हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन से हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। अभी हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। वी हैव सीन, क्या देखा हमने? वी हैव सीन सेक्शन 24 दैट इज़ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? वी हैव सीन सेक्शन 23 दैट इज़ पर्सनस हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से ऐसे पर्सनस हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देन वी हैव सीन, क्या देखा हमने? when and where to apply for registration। कब करवाना है रजिस्ट्रेशन और कहाँ पे करवाना है हम रजिस्ट्रेशन, ये देखा। इसके बाद हमने दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स और देखे थे। कौन से देखे थे? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड UIN क्या होता है, हमने ये देखा था। इसके अलावा लास्ट में हमने देखा कि जो है इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। क्या हमने देखा? लास्ट में हमने देखा कि इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके लिए हमने देखा था कि 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन होता है तो इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, और बियॉन्ड 30 डेज़ होता है दैट इज़ आफ्टर 30 डेज़ होता है तो क्या होगी। आई होप आपको इसमें सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ठीक है, आप कमेंट में नीचे अपनी क्वेरी मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. If you like my efforts, don't forget to like the video and do subscribe to my channel. Thank you.